गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामो सिंह, एसएलए लीगल एडवाइज़र। आज आपके बीच में एक कंसल्टेंसी की थी हमने 2016 में इन ओम्बड्समैन के लिए। केस था टिपिकल और मैंने उनके लिए बहुत काम किया है जहाँ पे टेक्निकलिटी इन्वॉल्व थी। ऐसे केसेस पे मैं कंसल्टेंसी देता था। एक केस ये भी था, करीब 2 लाख के आसपास का लॉस था। सर्वेयर ने असेसमेंट किया था और हमारे दिल्ली के ही सर्वेयर हैं, बड़े अफलातून हैं, लेकिन ऐसे रिजेक्ट करने में पहले नंबर पे हैं। पैसा कमाने में भी करोड़ों में है। मैं नाम किसी का नहीं लेता, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा। केस है, एक प्रोफेसर, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की गाड़ी जब वो अपने ड्यूटी पे जा रही थी तो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की कॉलोनी में ही सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट भी सब रहते हैं और इनकी रेजिडेंशियल जो कॉलोनी था उस कॉलोनी से बाहर निकलने के बाद लेन से जैसे ही मेन रोड पे या डबल रोड पे आना था, आते वक्त ही 2 बच्चे दौड़ते दौड़ते गाड़ी के सामने आ गए। मैडम ने राइट काटा तो इलेक्ट्रिक का पोल था, उसमें सीमेंट का बेस था, ऊपर एक कंट्रोल पैनल छोटा सा लगा हुआ था, उसी में जाके टकरा गई गाड़ी टकरा गई और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट था। उस मीडियम इम्पैक्ट में गाड़ी का हेडलाइट का जो पोर्शन था, फ्रंट का पोर्शन था, उस पे हिट हुआ। उसी के रियर साइड में एयर बैग का जो सेंसर होता है वो सेंसर प्रभावित हुआ, मतलब सेंस लिया और इनके एयर बैग भी खुल गए। इसका मतलब है कि बहुत सेवियर ना होकर के सेवियर कह सकते हैं, या ऐसा इम्पैक्ट था। और नीचे निशान भी लग रहे थे कि सीमेंट वाले से बम्पर लगा हुआ और कंट्रोल पैनल से वो बम्पर का ऊपर का पोर्शन, हेडलाइट का पोर्शन लग रहा था कि उस कंट्रोल पैनल से लगा, और कंट्रोल पैनल में प्लास्टिक के कुछ दाग भी थे। वो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो सर्वेयर महोदय ने अपनी रिपोर्ट तो एकदम काली पीली बनाई थी, लेकिन असेसमेंट दे दिया था 1,89,000 का, 1,86,000 कुछ रुपए का असेसमेंट बना दिया था। लाख तो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास था, लेकिन 1,86,000 का अपना असेसमेंट उन्होंने बनाया था। और लेकिन उन्होंने बोला कि उसके डैमेजेस फ्रेश नहीं थे और वो काज ऑफ नेचर से जस्टिफाइड नहीं थे, और फिर किलोमीटरों का कोई हवाला दिए थे। मतलब कुछ सारे ग्राउंड उनके एकदम बनाए हुए थे, मतलब एक रीजनेबल आदमी के नहीं थे। कंपनी इप्को टोक्यो थी, इप्को टोक्यो ने इन्वेस्टिगेशन भी करवाया था। इन्वेस्टिगेटर ने भी बिना ग्राउंड के, बिना गहराई के, बिना वहाँ गए ही अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपने हिसाब से बना करके क्लेम को इन्होंने ठंडा बस्ती में डाल करके रिजेक्ट कर दिया। तो वो प्रोफेसर थे, पढ़ी लिखी, और उनको लगा काफ़ी परसू करने के बाद नहीं हुआ तो ओम्बड्समैन में डाल दिया। तो ओम्बड्समैन को भी लगा कि एक प्रोफेसर है, रीजनेबलनेस कुछ है, और क्लेम ये पूरी तरह से ये लोग इसको फोर्ज बता रहे हैं। मतलब 2 लाख का असेसमेंट दे रहा है सर्वेयर और कह रहा है कि एक्सीडेंट काज एंड नेचर और जस्टिफाइड नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? गाड़ी इंश्योर्ड है, दोनों एयरबैग खुले हुए हैं, ये लॉजिक तो सर्वेयर पे भी होना चाहिए ना कि गाड़ी तो डैमेज है, एक्सीडेंट तो है। एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट के रियल काज को देखो, समझो और एनालाइज करो, और या गहराई में जाओ, पीछे जाओ। लेकिन नहीं, सब इंश्योरेंस कंपनी जो बोलेगी वही हम करेंगे, ये सर्वेयरों का नोशन है। और चल भी रहा है, धुआंधार चल रहा है, और ये IRDA कुछ भी नहीं करती है। कितने भी आप ओम्बड्समैन के अंदर 3-4 सर्वेयरों के नाम की क्लेम की फाइलें जो है ना खूब रिजेक्शन की पड़ी हुई हैं, और जब जो आदमी लड़ लेता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से, मिल भी जाते हैं। इसका मतलब है कि वो गलत था सर्वेयर। मैं तो ये मान के चलता हूँ, लेकिन IRDA माने या न माने कोई बात नहीं। तो इस केस का एकदम एक थोड़ा सा हम आइडिया बताते हैं कि एक्सीडेंट क्लेम क्या था। एक्सीडेंट क्लेम के विषय में मैंने बता दिया, एक्सीडेंट का तरीका भी बता दिया कि वाइल ड्राइविंग द कार इन GB यूनिवर्सिटी कैंपस, 2 young small children came running fast in front of the car
एंड जस्ट टू सेव देम ड्राइवर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट टर्न द कार टुवर्ड राइट, जैसा मैंने बोला था वैसे राइट, एंड बट स्टक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक पोल एंड कार वॉज डैमेज फ्रॉम द फ्रंट राइट पोर्सन। सर्वेयर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने बता दिया कि वो तो कह रहे हैं दोनों एयरबैग खुल नहीं सकते, काज एंड नेचर जस्टिफाइड नहीं है, और एयरबैग का सेंसर बम्पर के बीच में होता है, मतलब कुल अपनी बातें रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है। और काज ऑफ एक्सीडेंट को उन्होंने काज ऑफ एक्सीडेंट को माना ही माना, डैमेजेस को भी पुराने मान लिए। और ताजुब है कि इस गाड़ी में प्रिंस फंक्शन भी हुआ था, प्रिंस फंक्शन की रिपोर्ट फेयर है, साफ सुथरी बता रही है, ये सब चीज़ें क्लियर हैं प्रिंस फंक्शन से भी। इन्वेस्टिगेटर ने भी वही काली पीली रिपोर्ट बनाई। इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हीं के बेस पे इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको रिजेक्ट करने के लिए बोला ही गया था कि रिजेक्ट करने की तरीके बताना, तो रिजेक्ट कर देगा। अब इस केस में मैंने क्या देखा था, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था, हमें वैसे तो मैं कंसल्टेशन में फाइल देख करके रिपोर्ट बनाता हूँ, लेकिन इसमें मेरी खुद नहीं समझ में आ रहा था कि यार सर्वेयर सही हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर सही हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी सही हो सकती है, क्योंकि फाइलों को देख करके, डैमेजेस को देख करके कुछ बताया कहा नहीं जा सकता है। मैंने कहा सर इसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मौके पे जाएंगे, आप भले एक्सपेंसेस देना है नहीं देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा। मैं जब गया पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, वहाँ के रेजिडेंट्स ने बताया, तो 2-3 लोगों को बयान लिख करके ले आया कि हाँ यहाँ मैडम का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के टाइम भी ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, 2 बच्चे आए हुए थे, स्कूल से छूटते थे, स्कूल से छूटने के बाद बच्चे बस से उतरते हैं तो उधर की तरफ भागते हुए आ गए, और उसी समय वो मैडम आ गई। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो गई कि एक्सीडेंट हुआ था, जेन्यून हुआ था, और वहीं हुआ था, और वहाँ होने का उसका हमने क्लोजअप वीडियो भी बनाया और फोटोग्राफ भी लिया। फोटोग्राफ में कौन कौन पोर्शन कहाँ कहाँ लग सकता है वो वहाँ लगे हुए सारे दिखाई पड़े। उसके बेस पे मैंने अपनी इनको रिपोर्ट भी बनाई। दूसरा नंबर, इस केस में इतनी गहराई से स्टडी करनी पड़ी कि मुझे सर्च करते पड़े हुए, मुझे मारुति तक जाना पड़ा और मारुति के लोगों से कंसल्ट करना पड़ा। तो मारुति के लोगों का जो उनके बेस पे मैं रिलाई किया, और उनका रिलाई किया, उसके साथ साथ जो है ना फैक्चुअल पोजीशन जो थी कि सेंसर हेडलाइट के बैक पे है, हेडलाइट RH हेडलाइट के बैक पे था और RH हेडलाइट पे ही स्टक हुई थी, तो इसका मतलब सेंसर खुल सकता है। और दूसरा, SS4 में या गाड़ियों में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि कोई पैसेंजर नहीं बैठा हुआ है तो वो बैक नहीं खुलेगा, ड्राइवर का ही खुलेगा, वो नहीं खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं कुछ दिया हुआ है। इसके विषय में मैं आपको जबानी बताने के बजाय मैं जो मारुति के जो मारुति सुजुकी के जो कन्फर्मेशन है उनको बताता हूँ। द व्हीकल डज नॉट हैव एनी सेंसर्स टू डिटेक्ट दी को पैसेंजर ऑक्यूपेंसी एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। जब डिप्लॉयमेंट होगा तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। देयर इज नो सिग्नल ऑफ सीट बेल्ट प्रोवाइडेड टू ट्रिगर द एयरबैग इन केस कोलिजन। वो सीट बेल्ट का भी कोई रिलेशन उन्होंने नहीं दिया। हेंस द एयरबैग्स में बी डिप्लॉयड एज पर लॉजिक सेट इन कंट्रोलर। जो कंट्रोलर में लॉजिक सेट हुए हैं उसके हिसाब से चले खुलेगा। इन केस ऑफ फ्रंटल कोलिजन बेस्ड अपॉन इररिस्पेक्टिव ऑफ सीट बेल्ट आर पुट ऑन आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द को पैसेंजर ऑक्यूपेंसी। अगर कोई सीट बेल्ट लगाया है नहीं लगाया है या इररिस्पेक्टिव ऑफ को पैसेंजर नहीं है तो भी खुलेगा। मैनुअल ऑफ द व्हीकल, जो मैनुअल है व्हीकल का जो मैनुअल है उसको भी पढ़ा मैंने पूरा ढंग से। मैनुअल ऑफ द व्हीकल डायरेक्ट दैट द एयरबैग सिस्टम इज डिजाइन टू एक्टिवेट ओनली इन सेवरल फ्रंटल कोलिजन में, और इट इज नॉट डिजाइन टू एक्टिवेट इन रियर इम्पैक्ट। अगर कोई रियर इम्पैक्ट होगा तो वो उस पर नहीं खुलेगा। रोल ओवर्स माइनर फ्रंटल कोलिजन सिंस इट वुड ऑफर नो प्रोटेक्शन इन दोज टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। ऐसे में कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। द मारुति एक्सपर्ट है आल्सो सच एजम्पशंस। जो एक्सपर्ट थे जिससे मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया द एयरबैग डिप्लॉयमेंट इज पॉसिबल इफ हीट इम्पैक्ट आर वेरी क्लोज टू द सेंसर लोकेशन। जो सेंसर की लोकेशन थी RH हेडलाइट के बैक साइड में थी और उसी पे हिट हुई थी तो जाहिरी तौर पे खुलेगा। तो इसका मतलब सारा केस एकदम खुल गया के बाद सब चीज़ें एकदम क्लियर क्रिस्टल हो गई, सामने आ गई। तो ऑन कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ अबव फैक्ट्स कंफर्मेशन फ्रॉम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑन डिप्लॉयमेंट ऑफ द एयरबैग सेंसर लोकेशन एट द रियर RH हेडलाइट
क्लोज टू द फेंडर एप्रन एंड लोकेशन ऑफ द एयर बैग सेंसर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से जो हाइट थी उसकी उस लोकेशन को भी हमने दिया और नाप से क्लोज टू द फेंडर एप्रन एंड लोकेशन एयर बैग सेंसर हाइट फ्रॉम ग्राउंड, एक्सीडेंट इम्पैक्ट क्रैश हाइट ऑलमोस्ट सेम एंड क्लोज टू सेंसर, एकदम सेंसर के क्लोज हुई थी। फ्रेश एक्सीडेंटल डैमेजेस टू द व्हीकल, व्हीकल में एकदम फ्रेश एक्सीडेंटल डैमेजेस थे, क्लियर कट डैमेजेस थे और गाड़ी का प्री इंस्पेक्शन हुआ था, 3 बार प्री इंस्पेक्शन हुआ था। लास्ट के प्री इंस्पेक्शन को माना गया था और लास्ट के प्री इंस्पेक्शन के बेस लेकर के मैं भी आगे बढ़ा था। और ऐसी हालत में मुझे जो लगा कि वो जो महानुभाव हमारे सर्वेयर थे, बहुत बड़े सुरता हैं, और जो हमारे इन्वेस्टिगेटर लगे हुए थे इंश्योरेंस कंपनी के, वो लोग सिर्फ प्यादे थे इंश्योरेंस कंपनी के कि इसको रिजेक्ट करके आ जाओ, और उनको ये मालूम था कि गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर का भी रिजेक्ट करके आएंगे तो वो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। तो ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ा था, ओम्बड्समैन ने ऑर्डर किया। और मैं यही एक इसी तरह के केसेस बहुत हैं जो इंजन प्रोटेक्शन से लेकर के बहुत चीज़ों पे आएंगे। मेरा इसको बताने का मतलब था कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है। ये तो 6 साल पहले का केस है, ये 6 साल पहले का केस है। अभी भी सर्वेयर लोग हमारे जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, गिनती के 5-7 सर्वेयर काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट में भी बर्बादी ला रहे हैं, प्राइवेट में तो उनके प्यादे बने ही हुए हैं। और ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि जो एक सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात गवर्नमेंट करती है या कोई भी डिपार्टमेंट करता है, ये तो उल्टे काम करते हैं कि जिसकी वजह से इंश्योर्ड को प्रभावित हो रहा है और डिस्प्यूट बढ़ते हैं और केस चले जाते हैं लीगल लिटिगेशन में, और सब लोग लीगल लिटिगेशन में जा नहीं पाते हैं। 80% बेचारे डिप्राइव हो पाते हैं और कारण ये लोग बनते हैं, ये लोग प्यादे बन जाते हैं, इनकी बात सुनते हैं। तो इसी बात पे मैंने कहा कि चलो वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी केस स्टडीज़ देखते हैं कि जहाँ पे आपको जब तक गहराई में नहीं जाएंगे और गहराई से उसको समझेंगे नहीं, गहराई से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो केस की सच्चाई पता नहीं लगेगी। और सच्चे केस को भी झूठा केस बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां तैयार बैठी हैं, प्राइवेट कंपनियां, सरकारी नहीं प्राइवेट कंपनियां। आशा है कि आपने इससे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा और इंश्योर्ड हैं तो आपको इससे लगेगा कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ अन्याय कर सकती है। ऐसे केसेस में आपको भी अलर्ट रहना है। जो इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जो सर्वेयर आए उसको भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। और सर्वेयर पे आपका राइट बनता है कि वो आपको सब कुछ क्लियर करके दे, क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्या रीज़न है, कैसे प्रॉब्लम है, और ये एक्सीडेंट जरूर नहीं है या क्या नहीं है, वो उसके मन गढ़ंत बातों से नहीं, बिल्कुल लॉजिकल देना होगा। और आप भी होशियार रहें और होशियारी से अपने क्लेम को लीजिए। और इंश्योरेंस कंपनियां तो होशियार है ही है, इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्लेम देना नहीं चाहती या नहीं देने के उनके पास बहुत तरीके हैं, वो तरीके आप अपना लेंगे। और दूसरा, कुछ क्लेम वो थोड़े से फोरेंसिक बेस पे भी रिजेक्ट कर देते हैं, वो फोरेंसिक ग्राउंड को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो आगे की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत टेलीमेटिक्स बहुत तगड़ी होने वाली है। और इंश्योर्ड को जो बहुत इंश्योर्ड को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, इंश्योर्ड को एकदम एग्जैक्ट करेक्ट ड्राइवर जो हो वो, एक्सीडेंट जैसा हुआ वो, और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें क्लियर, आपकी पॉलिसी क्लियर, आपका प्री इंस्पेक्शन क्लियर, सब कुछ क्लियर है तो आपके क्लेम को कोई नहीं रोक सकता है। आप लड़ करके ले सकते हैं। जाहिरी तौर पे अगर आपका ज़बरदस्ती को रिजेक्शन करता है तो कम से कम उससे फाइट तो उसी समय करें, उसको ग्राउंड तो पूछें, उसका आईडी तो पूछें, उसका सब कुछ तो पूछें, आपके साथ अन्याय ना हो पाए। आशा है कि आप समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।